संदीप जी, एक चीज और है कि जितने भी लोग वहां पहुंच गए हैं, 13 पार्टियां पहुंच चुकी हैं, ये सबकी सब धरने प्रदर्शन भी कर रही हैं, अदालत भी पहुंची हुई है, तो एक रास्ता चुन लेना। और फिर सवाल ये बार बार उठा रहे हैं कि आर्टिकल 26 का उल्लंघन हो रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठार है ये कानून। जरा मैं चाहती हूँ मेरे दर्शकों को आप समझाएं कि आर्टिकल 26 कहता क्या है। नहीं, मैं बड़े ईमानदारी से एक चीज पूछ रहा हूँ, आपके दर्शकों पे भी छोड़ रहा हूँ। देश आजाद हुआ, गांधी जी का बड़ा चिंता था कि दलितों के साथ दिक्कत है, छुआछूत है, पिछड़ों को उनका हक नहीं मिला है, और उन सबों की मांग उन्होंने संविधान सभा में रखी। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई, गांधी जी को केवल समाज एक ही दिखाई दिया, दूसरे समाज के बारे में कभी चर्चा ही नहीं हुई। आप देखिए, एक समाज 1947 से संविधान बनने से लेकर के अब तक कोडिफाइड लॉ के हिसाब से चल रहा है। मतलब हिंदू शादी कैसे करेगा, बौद्ध शादी कैसे करेगा, तलाक कैसे देगा, सिख कैसे करेगा, सभी के लिए कानून 1956 से बन गया। लेकिन एक दूसरी कम्युनिटी रही जिसको छोड़ दिया गया, आप अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से चलो जी, जैसे चलना चाहिए। तो कहीं न कहीं जो चीजें हुई, आज जो स्थिति हुई है कि जो पसमानदा समाज पिछड़ा रह गया, या जो दूसरी छोटी जातियां वहां की पिछड़ी रह गई, और कुछ खास जातियां शेख, पठान, या ये कहें सैयद, इन्हीं लोगों का कब्जा रहा, या तुर्क लोगों का कब्जा रहा हर संसाधनों पे। इसका कारण ही यही रहा कि आपका पूरा मामला, सही कहें तो संवैधानिक हक को आपको मिला ही नहीं। आपको पर्सनल लॉ का झुंझुना जो पकड़ा दिया गया ना, उससे तो आप खुश हो गए। आपको समझा भी दिया गया, देखिए आपके धार्मिक आजादी में कोई दखल नहीं है। दखल नहीं है, बल्कि आपका भविष्य जो है मौलवी, मौलानाओं, मुतवल्लियों के भरोसे छोड़ दिया गया। देश की संविधान ने आपको कभी कोई दखल नहीं किया, संसद ने कभी दखल नहीं किया, न्यायपालिका ने भी नहीं किया। और उसी का नतीजा था कि जब गांधी जी ने दलितों के लिए बात की तो छुआछूत का अंत हो गया, आर्टिकल 17 संविधान में डाल दिया गया। पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, लेकिन आप लोगों के लिए कह दिया गया आपका पर्सनल लॉ रहेगा। तो इस तरह से जो आपको आजादी मिली ना, वही आज एक ऐसी समस्या को पैदा की जहां पर एक संस्था कब्जा कर रही है आपके संसाधनों पे, लेकिन उसी संस्था से जुड़े हुए लोगों को सवाल पूछने का हक नहीं था कि भैया कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, किसको दिया जा रहा है। और जबकि कहा जाता है कि वक्फ अल्लाह में प्रॉपर्टी इन्वेस्ट हो जाती है और कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए जाती है। हमारे हिंदू मंदिरों की प्रॉपर्टी तो भाई सबके लिए जाती, केवल ये नहीं कहा जाता कि हिंदू के लिए ही जाती है। लेकिन यहाँ पे तो चलिए आप ही के वेलफेयर के लिए जाने वाली है, लेकिन वह प्रॉपर्टी जो है, जो हिसाब किताब कुछ नहीं, जो मुतवल्ली साहब कहें वही सही। पर सर, यहाँ पे एक चीज जो मतलब जितने भी राजनेता हैं वो सब के सब अपने अपने हिसाब से मुसलमानों को बरगलाने में लगे हुए हैं। आप राहुल गांधी को देखिए, सदन में एक शब्द नहीं कहा, पटना गए थे कल, वहां पर भी एक शब्द नहीं बोले, उनकी बहन ने कुछ नहीं कहा, उनकी माताजी ने राज्यसभा में कुछ नहीं कहा। लेकिन उनकी पार्टी के सांसद किशनगंज से मोहम्मद जावेद सबसे पहले पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, और उस वक्त तो कानून भी नहीं बना था, अभी से पास हुआ था राज्यसभा और लोकसभा में। तो कांग्रेस का ये दोगलापन और मुसलमानों को भटकाने का, बरगलाने का, ये दाव कैसे देखा जाएगा। और फिर आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान, जो खुद वक्फ की प्रॉपर्टी के मिसयूज के लिए ईडी ने उनके ऊपर केस कर रखा है, गिरफ्तार हुए थे, तिहाड़ में रहकर आए हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई। देखिए, जो अमेंडमेंट एक्ट है 2025 का, उसमें जो सेक्शंस 3A, 3B, C, D, E, ये जो 5 सेक्शन डाले गए हैं, इसने एक ट्रांसपेरेंसी के लिए कहते हैं कि व्यवस्था कर दी। जो मांग एक तरह से कहें दबी हुई आत्मा थी मुसलमानों की, या ये कहें इस्लाम को मानने वालों की, क्योंकि इसमें होता क्या था कि कुछ मैंने जो 3 जातियां ले ली, शेख, पठान और सैयद, यही इन सभी लोगों का कब्जा रहा जो है अभी तक। नहीं तो आज एक समाज इतना आगे निकल जाता है और दूसरा समाज उसी में इतना पिछड़ा है जिसको आज पसमानदा कहा जा रहा है। तो इस स्थिति में हमें देखना होगा कि विपक्ष
अगर बरगला रहा है तो हम कितने स्तर पे इस बातों को कि जो प्रावधान किए गए हैं 2025 के अमेंडमेंट में जनता तक या मुस्लिम समाज तक ईमानदारी से ले जा पाते हैं कि देखिए आपके पुराने कानून में जो चीज ट्रांसपेरेंसी नहीं थी उसको हमने यहाँ पे किया है, इनकॉर्पोरेट किया। इसीलिए मैं सेक्शंस को रिपीट कर दे रहा हूँ जिससे लोग पढ़ें। आज गूगल का जमाना है, आप 2 मिनट का गूगल पीडीएफ करिए, पीडीएफ सामने आ जाएगा। मैंने कहा सेक्शन 3A कैपिटल से 3E कैपिटल तक पढ़ लीजिए, वहां पे चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी कि इस नए कानून में क्या है, क्या सच में आपके आर्टिकल 26 का वायलेशन हो रहा है या यह आपको बरगलाने के लिए केवल एक विपक्ष द्वारा साजिश की जा रही है। संदीप जी, सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि संसद में कानून बनता है, उसकी कॉपियां फाड़ी जाती हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के विधायकों ने वो कॉपियां फाड़ी है। तो ये असंवैधानिक नहीं है कि देश की संसद में संवैधानिक तरीके से कानून बना और फिर विधायक जो संवैधानिक तरीके से चुनकर आए हैं, संविधान की शपथ लेकर विधायक बने, वो उस कानून की कॉपियां फाड़ रहे हैं। नहीं, देखिए इस चीज की तो मैं कहूंगा कि जितनी निंदा की जाए या विरोध किया जाए कम है, क्योंकि अगर जेपीसी का जो सदस्य रहा, मैं हैदराबादी की बात कर रहा हूं, वो जेपीसी का मेंबर था और वो एक ऐसे नॉनसेंस व्यक्ति की नकल कर रहा है जिसको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। आप एक बैरिस्टर हो, आप संसद के अंदर कानून की किताब फाड़ रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो आप? सांसद का यही आचरण होना चाहिए। आप बताइए, आज लोकसभा अध्यक्ष को खुलेआम बोलना पड़ता है, भाई तरीके से संसद के अंदर आइए, टी शर्ट पहन के मत आ जाइए। तो अगर सांसद को ये सब चीजें सिखानी पड़ रही हैं तो निश्चित ही गंभीरता तो है ही नहीं, क्योंकि गंभीरता अगर होती तो जिस तरह से बहस हो रही थी, टू द पॉइंट बहस हो रही थी, अगर कहीं कुछ तथ्य के साथ होता तो उसको लेके आते। लेकिन आपने देखा कि एलओपी तो पूरे बहस में गायब थे सदन में और रात में अचानक से पहुंचे जो है। तो गंभीरता तो कहीं कमी, और गंभीरता पीछे कारण और भी है। देखिए अब है क्या कि जो एक परंपरागत वोट बैंक रहा है, मुझे राजनीतिक कमेंट तो नहीं करना चाहिए लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि इस पे सीधे राजनीतिक इम्पैक्ट होने वाले हैं। एक जो परंपरागत वोट बैंक रहा है उसको जब ये पता चलेगा कि भाई हमारा जो अभी तक हिसाब किताब नहीं मिला था, अब हमें हिसाब किताब मिलेगा, और जब हिसाब किताब मिलेगा तो अपना हक भी मांगेगा, और हक मांगेगा और उसे पता चलेगा कि 2025 के अमेंडमेंट के चलते हमको ये चीज मिल रही है, तो उसे इस बात का तो होगा ना इल्म कि भाई 60 साल से 70 साल से जो हम गरीबी में रहे हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में हम रहे हैं, उसके पीछे कारण यही था कि हमें जो पर्सनल लॉ की आज़ादी दे दी गई थी। और पर्सनल लॉ की आज़ादी किसने दे दी थी, सबको पता है। मैंने इनिशियल रिमार्क में आपके कहा कि एक तरफ हिंदुओं के लिए कोडिफाइड लॉ आया, दूसरी तरफ दूसरी कौम को फ्री छोड़ दिया गया। फ्री छोड़ना ही जो है, एक तरह से कहें जो संवैधानिक आज़ादी हमको 1947 में मिली थी, 15 अगस्त 1947 को, हिंदुओं को तो उसका फायदा मिला। थोड़ा कष्ट हुआ हमें कि भाई नियम कानून में कोई बंधना नहीं चाहता है, सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन जब नियम कानून में बंधते हैं तो एक समाज बनता है, एक सिस्टम बनता है। और जहां आप एक जंगल राज के लिए फ्री कर देते हो, चलो भाई जैसे मुल्ला मौलवी मुतल्ली करेंगे सब सही है, आप लोग आजाद हो अपने पर्सनल मैटर्स में, ये आजादी किस लिए भाई? उसी का नतीजा है कि आज वक्फ कानून में अमेंडमेंट करके जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। सर मैं यहाँ पे एक बार फिर आपसे समझना चाह रही हूँ, अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के चीफ रहे हैं, उस दौरान उन्होंने जो धांधलियां की उसके लिए ईडी ने उनके खिलाफ केस किया है, वो जेल में भी रहकर आए हैं, वो भी इस कानून के खिलाफ पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। उनको तो कोई अधिकार ही नहीं है क्योंकि उन जैसे लोगों ने ही तो मिसयूज किया है वक्फ की प्रॉपर्टी का। अब पूरे के पूरे चार्जशीट है सीबीआई के पास, ईडी के पास उनके खिलाफ। नहीं देखिए, जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में किसी को रोक तो है नहीं, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे इससे आपके अपराध कम नहीं हो जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है या जो फ्रॉड के ट्रांजैक्शन है, वो सारी चीज़ आपने किए हैं, उसके जवाब तो आपको अदालत में देने पड़ेंगे। और कहते हैं ना कि आज विक्टिम कार्ड खेलने की कोई भी जगह बच नहीं रही है आपके लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको फाइल करना आप करिए, लेकिन अदालत में आपको अपने जुल्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। अगर ईडी सवाल पूछेगी
ये नहीं कह सकते कि ईडी ने सवाल हमसे इसलिए पूछे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आप बाद में गए हैं, ईडी ने सवाल आपसे पहले पूछ रखे हैं। तो उन सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा, उससे कहीं से बचेंगे नहीं। और आप ही नहीं, जितने लोग भी हैं, क्योंकि देखिए जितने लोग गए हैं उसमें कुछ एक को अगर छोड़ दें तो लगभग सभी कहीं न कहीं से वक्फ की प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोग हैं। मैं किसी का स्पष्ट नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन सबके पास वक्फ की प्रॉपर्टी में धांधली करने का है, और इसीलिए ये सारे लोग गए हैं कि हमारा पोल पट्टी ना खुलने पाए।